140 करोड़ का हिंदुस्तान यही कह रहा है ना, चांद पे चक दे इंडिया। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 23 अगस्त की शाम 6 बजे का इंतजार है। लेकिन आप अब तक उलझी हुई खबरों के बीच में ये जान नहीं पाए होंगे ना कि चांद पर जा करके भारत को क्या मिलेगा, हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा। एक बहुत आम सा सवाल होता है, अगर चांद पर पहुँचे, पानी मिला, पानी के साथ जिंदगानी मिलेगी क्या? आपका एक सवाल ये भी होता है कि चांद पर पहुंचने के बाद में क्या इंसानी बस्तियां भी बनेंगी? क्या आने वाले सालों में वहां जाकर के आप अपना प्लॉट भी बुक कराएंगे, अपना फ्लैट भी बनाएंगे? आप ये सोचा करते हैं ना। पृथ्वी से चांद के बीच और चांद को मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए अगर स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसके मायने क्या हैं? आज मैं आपको चंद्रयान 3 की ABCD समझाऊंगा और बताऊंगा। मेरे पास में इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं जो आपको आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में ये बताएंगे आसान तरीके से कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का मतलब क्या है, भारत के इतिहास बदलने का मतलब क्या है। आपको ये समझाया जाएगा कि असल में चांद की सतह पर पहुंचने के बाद या चांद को फतह करने के बाद हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मिलने वाला है, रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ जाए, और चंद्रमा से पृथ्वी जब देखेंगे तो किस तरीके की नज़र आएगी। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको एकदम सुलझा करके एक एक रेशा रेशा मैं यहाँ पर आपकी उलझनों का खोलूंगा और आपके सामने रखूंगा। और जैसा मैंने बताया कि देश भर के स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग, जिससे मैं कर लेता हूँ शुरुआत। चंद्रयान 3 की शाम को लैंडिंग की वजह सामने आ गई है। भाई दिन में लैंडिंग क्यों नहीं की जा रही है, शाम को की जा रही है। शाम 6:30 बजे के बाद में 23 अगस्त को लैंडिंग की जाएगी। लेकिन इसके पीछे की एक वजह है। धरती पर जब शाम होती है तब चांद पर ठीक उसी वक्त में सुबह होगी। लैंडर उतरने के समय चांद पर सूरज उग रहा होगा। लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिलेगी और उसके बाद लैंडर जितनी भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके फिर उसके बाद भेजेगा धरती तक। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, एक एक करके देश भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। इन वैज्ञानिकों के जरिए आप ये जानेंगे कि चंद्रयान 1, 2, 3 1, 2 क्यों फेल हुआ, चंद्रयान 3 क्या करेगा, क्या क्या बदलने वाला है। आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि लोगों ने इतना उलझा करके रखा है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, ये प्रज्ञान किस बला का नाम है, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है। इस तरह के भारी भारी शब्द होते हैं। आप में से जितने लोग ये वैज्ञानिक तरीके से समझते नहीं हैं, एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देश के जितने बड़े स्पेस साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी रखने वाले बड़े जानकार हैं, उन्हें लाइव आप देखिए, सुनिए। उसके बाद अगला पैनल मेरे साथ में जुड़ने वाला है। प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में आप बात करें तो हमें लोग अभी भी कैपेबल मानते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि हम क्योंकि प्रूव कर चुके हैं, डंके की चोट पे हमने बोल दिया कि हम चांद की सतह पे जाने वाले हैं और जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी ढेरों स्पेस एजेंसीज हैं जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। चांद की सतह से हम फिर वहाँ कोलोनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, चांद की सतह पे पानी की रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका सारा का सारा काम, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए उस इंडस्ट्री। It's moving at tremendous speed. It's got to come down absolutely vertically, while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into, and I think it should make a good landing on 23rd. ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी। मेरे शो में इस बात की गारंटी है कि अगले 1 घंटे आपको बड़े बड़े भारी भारी शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। आपके लिए आसानी से समझाने के लिए पूरी स्क्रीन हमने प्रिपेयर कर दी है और जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपकी भाषा में आपको बताएंगे चंद्रयान 3 क्या करने वाला है। प्रोफेसर मयंक वाहिया, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त मेरे लिए बहुत बेशकीमती है
और आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड, आप मेरे डिबेट में, मेरे पैनल में आप हैं। डॉक्टर विनीता नवलकर, स्पेस साइंटिस्ट, मैम थैंक यू सो मच, अपना प्रीशियस शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला है। और डॉक्टर अरुण पी सीकरवार, देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, सर आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तीनों के पास एक एक करके आऊँगा और बीच में आपको मैं कहीं पर भी नहीं रोकूंगा, मुझे कोई टीआरपी सनसनी ड्रामा नहीं करना है, आसान शब्दों में चांद की सतह पर पहुंचने का मतलब बताना है। लेकिन पहले अजय जांडियाल के पास चलते हैं। अजय, आप मेरे वो कुलीग हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि चंद्रयान 3 को लेकर के अलग अलग स्कूल में क्या तैयारियां की गई हैं, चंद्रयान 3 को समझाने के लिए स्कूल में क्या तैयारियां की गई हैं। आप ठीक ऐसे ही किसी स्कूल में मौजूद हैं, जम्मू में, स्कूल के बारे में बताएं, बच्चों से बात करें, टीचर से बात करें, वैज्ञानिकों से बात करें। बिल्कुल राशिद, और आपको बता दूं कि एक चीज़ बड़ी खास दिखी इस बार चंद्रयान 3 के वक्त, क्योंकि चंद्रयान 3 की जब लॉन्चिंग हुई थी तब से लेकर लगातार चर्चाओं का जोर है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि बड़े से बड़े स्कूल और छोटे से छोटे जो इंस्टीट्यूशन से मदरसे तक की बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त चंद्रयान की चर्चा है। कल हमने बताया था कि कैसे मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई के साथ साथ चर्चा जो है वो चंद्रयान पे की जा रही है, उनको बच्चों को बताया जा रहा है। आज जिस जगह में हूँ वो एक आपको पहले दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये दृश्य आप देखेंगे तो ये जोधामल पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई वो साइंस एग्जीबिशन के मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि इन बच्चों की रुचि लगातार जो है किस तरीके से साइंस की तरफ बढ़ी है और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के बच्चों की अगर बात करें तो उन्होंने आतंक का वो दौर देखा हुआ है, वो बुरा वक्त देखा हुआ है जो एक काल की तरह कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में था। मगर जब आज आगे बढ़ने की बारी आई है तो ये बच्चे हर किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक छोटा सा साइंटिस्ट है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बच्चे ने, आदित्य सिंह जम्बाल ने जो है इसरो को क्वालिफाई, कंपटीशन था वहां उसे क्वालिफाई किया है और उसके बाद नासा जाने वाला है अगले कुछ समय में। उन्हीं से जानते हैं, आदित्य क्या आपने वो कंपटीशन जो है वो क्वालिफाई किया था, कब नासा जा रहे हैं? मैंने कंपटीशन में क्वालिफाई किया था ISO, मतलब इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड। उसमें क्या होता है कि उसमें 3 लेवल्स होते हैं, प्रीलिमिनरी, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो उसमें एक PDF देते हैं जिसमें 500 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें सारे वो देखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट लेवल में मैं फर्स्ट आया, 28.75 मार्क्स। सेकेंड लेवल में सेकेंड आया, उसमें भी 28.75 मार्क्स। तो थर्ड में टाई था एक बच्चा के साथ, सुप्रीत पॉल। अजय आप मेरे साथ में मेरे रहें, साथ। बीच बीच में मैं मेरे आपके पास में मार्क्स आता रहूंगा। भविष्य के 27.5। जो वैज्ञानिक हैं चांद की सतह को लेकर के क्या इसमें सोचते हैं, अभी इनके जरिए हम टाई जानेंगे। ब्रेकर हुआ। एक मिनट अजय आप रुक जाएं। उसमें भी हमारा सेम हुआ। प्रोफेसर देख, प्रोफेसर दूसरा मयंक टाई वाहिया ब्रेकर- मेरे साथ में लाइव हैं। एक मिनट अजय की आवाज डाउन कीजिए। प्रोफेसर मयंक वाहिया मेरे साथ में हैं। और प्रोफेसर, जैसा कि मैंने शुरू में ही ये कहा था, मुझे आसान शब्दों में एक एक करके मैं सवाल आप तीनों के पास में रखूंगा और 1 घंटे में आसान शब्दों में मुझे बताइएगा। मेरा पहला सवाल, चांद पर ही क्यों? अमेरिका, भारत, चाइना, रशिया चांद की सतह पर क्यों जाना चाहते हैं? चांद पर अगर पानी मिल जाता है इससे क्या बदल जाएगा मेरे जीवन में? और क्या चांद की सतह पर सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम ऐसी धातु भी मिलेगी? तो चांद पे जाने की वजह बहुत सारी है। एक तो सबसे पहला वो नज़दीक का उपग्रह है, अगर आपको टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी है तो आप चांद से शुरू कर सकते हो। दूसरा ये कि जो रेयर अर्थ्स हैं, जैसे आपने कहा प्लेटिनम है और काफ़ी कुछ मेटल्स हैं जो कि चांद पे हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग बात कर रहे हैं हीलियम-3 ला के फ्यूजन रिएक्शंस में भी इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको माइनिंग करनी है तो आप मशीन से कर सकते हो, मगर इंसान यहाँ हो तो अच्छा ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ठीक है। इंसान को अगर चांद पे जाना है तो उसको पानी की ज़रूरत है। आप चंद्र पर देखिए तो पानी उसकी सतह पे सिर्फ दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में है। और दक्षिण ध्रुव में अगर आप उतरे तो वहाँ काफ़ी कुछ पानी है जो आप इस्तेमाल करके माइनिंग वगैरह करके वहाँ इंसान रह सकते हैं। प्रोफेसर मयंक, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि आपकी एक एक बातों से और भी कई सवाल निकलना है जो मेरे जहन में आ रहा है। पहले हम ये जान लेते हैं, आपने 2 चीज़ें कही है ना, कि एक तो आपने पानी की बात की है और एक आपने पोल्स की बात की है। जो मैं अलग अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ वो ये कि हम जो उतरने वाले हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हैं। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और इससे पहले इक्वेटर पर उतरना, दोनों में फ़र्क क्या है?
वो बहुत फर्क है। चांद का जो इक्वेटर है जो कि हमारी ओर है वो काफी स्मूथ है, तो आपको उतरने में थोड़ी आगे पीछे अगर आप हो गए तो यान को कुछ नहीं होगा। ठीक है। जो दक्षिण ध्रुव है वो माउंटेनों से भरा हुआ है, पूरा माउंटेन रेंज है वहाँ। वो माउंटेन रेंज का फायदा ये है कि माउंटेन रेंज के नीचे की जगह सूर्य की किरण से बची हुई है, तो पानी वहाँ है। अच्छा। मगर अगर आपको माउंटेन रेंज के अंदर उतरना है तो उसकी दिक्कतें होती है। जैसे कि आप बम्बई में उतर सकते हो या प्रयागराज में उतर सकते हो। अगर प्रयागराज में उतरना है तो वहाँ इतने सारे माउंटेन है कि जरा भी उतरते गलती हो गई तो आप माउंटेन से टकरा जाओगे या जोर से गिर जाओगे। अच्छा। तो इसलिए चंद्र पे जो दक्षिण ध्रुव में उतरना है वो उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। अब अगली बात आ जाती है डॉक्टर विनीता, एक बात और भी कही जा रही है कि जब चांद पर रात होती है तो फिर ऐसे में पृथ्वी पर सुबह होती है। इसी चांद और रात को ही समझते हुए हमने एक निश्चित वक्त तय किया है कि इसी वक्त में हमें अपने लैंडर की लैंडिंग करानी है। यानी वो जो मशीन है 27-28 किलो की जो मशीन होगी, जो 1400 किलो की एक और मशीन होगी जो ले जा करके लैंड कराएगी, इसके लिए हमने एक अलग तरह का वक्त चुना है। ये दिन रात का रहस्य क्या है डॉक्टर विनीता? बेसिकली चांद पे 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। अच्छा 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 जैसे अच्छा कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे अगर हम देखेंगे तो 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात ऐसे होती है। लेकिन चांद का जो रोटेशन रहता है खुद के अराउंड जो स्पिनिंग रहता है, हाँ। और उसका जो पृथ्वी के अराउंड घूमने का जो रेवोल्यूशन रहता है वो लगभग सेम टाइम रहता है। तो 14 दिन के लिए वो एक उसका जो पृथ्वी की तरफ जो फेसिंग साइड है वो 14 दिन के लिए पूरा उसके ऊपर सनलाइट गिरती है। ठीक है। और दूसरे 14 दिन के लिए वो रीजन अंधेरे में रहता है। सो हम जो भी अभी इंस्ट्रूमेंट्स भेज रहे हैं उसके लिए तो हमें सोलर पावर की बहुत जरूरत होती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए 23 तारीख की शाम को ऐसे चुना गया है कि वो रीजन पे जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं, लगभग साउथ पोल 70 डिग्री साउथ पोल में। सो उस रीजन पे वहां पे दिन कल शाम को चालू हो जाएगा और अगले 14 दिन तक वहां पे दिन रहेगा। तो हमें इनफ सोलर लाइट वहां पे मिल जाएंगे ताकि हमारे सोलर पैनल्स, इंस्ट्रूमेंट्स के सोलर पैनल्स ठीक से काम कर सकें। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि अगले 14 दिन तक, कल से लेकर के अगले 14 दिन धरती के हिसाब से हम माने तो अगले 14 दिन तक सूरज की रोशनी रहेगी। सूरज की रोशनी से हमें एनर्जी मिलेगी। इसी एनर्जी से जो मशीन है जिसे हम रोवर लैंडर कह रहे हैं, ये जो लैंडर है अगले 14 दिन तक इसी एनर्जी के जरिए काम करेगा और हमें सिग्नल भेजेगा। और इसीलिए हमने जो वक्त चुना है वो ये चुना है कि जब चांद पर दिन का उजाला रहे उसी वक्त में हम अपना सारे वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन कर लें। अब डॉक्टर अरुण, अब आप आ जाइए। डॉक्टर अरुण को लेकर के आते हैं। डॉक्टर अरुण, जितना मैंने समझा, मैंने कहा ना कि आप लोगों के मुकाबले मेरा बहुत सीमित ज्ञान है। मैंने ये समझा है कि यहाँ पर ऐसे अगर हम कहें, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर मंगल है, इस पृथ्वी और मंगल के बीच में कहीं पर चांद पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब मंगल पर जाना हो उससे पहले हमें एक स्टेशन मिल जाए जहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी रोक लें। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रोकने का मतलब ये कि जहाँ पर हम अपना एक स्टेशन बना लें, इस स्टेशन पर रुक करके आराम से ईंधन भरा करके फिर हम मंगल ग्रह की तरफ चले जाएं। अगर मैं ये आसान भाषा में कह रहा हूँ, क्या ये बात ठीक है कि ये भी हमारा आगे चल करके भविष्य में एक एम है? बिल्कुल। अभी अंतरिक्ष में जाना ह्यूमन की क्यूरियोसिटी में बहुत पहले से है। जब हम सो रहे होते हैं या रात को देखते हैं तो हम चांद सितारे देखते हैं। ठीक है। और जाने कितने समय से हम आसमान की ओर ताक के देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी का विकास भारतीय अगर पद्धति में देखा है तो हजारों सालों से है, जहाँ पे स्टार्स और ये ग्रहों के बारे में बताया गया। अब क्योंकि जाने का समय, टेक्नोलॉजी इतना अवेलेबल है और मार्स, एक्चुअली मैं बता दूं, सोलर सिस्टम जो हमारा अर्थ सन का सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरह से आपने सुना होगा। तो हम ग्रह पर जाने से पहले अपनी पृथ्वी के चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। अब पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, नेचुरल चंद्रमा, जो ये है मून, जिस पर हम जाना चाहते हैं, जो करीब 3,80,000 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज। क्योंकि अभी जुलाई और अगस्त में इसलिए मिशन किया जाता है क्योंकि ये पेरिजी की डिस्टेंस जो 3,60,000 किलोमीटर के बराबर है अभी, तो ये कंपैरेटिवली कम है। इसलिए सारे मून मिशन मोस्टली जुलाई एंड अगस्त मंथ में होते हैं। क्योंकि मार्स काफी दूर है, इससे कहीं ज्यादा दूर है,
और मार्स पर जाने के लिए दूसरी सिचुएशन होंगी, तो उनको प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सैटेलाइट में कैपेबिलिटी लाने के लिए चांद का इस्तेमाल एक स्टेशन के तौर पर करेंगे। मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर मयंक, अब एक और अगला सवाल आपसे। चूंकि हम ये जानते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती बनी, धरती का एवोल्यूशन कैसे हुआ इसे लेकर के कई मिथक हैं। विज्ञान अलग बात कहता है, पुराण कुछ कहता है, धर्म कुछ कहता है, ग्रंथ कुछ कहता है। लेकिन एक बात ये कही जाती है, करोड़ों साल पहले जब धरती बनी तो धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, धरती पर बड़े वॉल्केनोज फटा करते थे, धरती पर एस्टेरॉयड आकर के टकरा जाते थे। एस्टेरॉयड जब आकर के टकराते थे यानी उल्का पिंड आकर के टकराते थे, धरती कई टुकड़ों में बट जाया करती थी और इन्हीं में से एक टुकड़ा जो है ये जाकर के चांद बन गया। क्या ये बात सही है? वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी बनने के बाद करीब एक काफी बड़ा मिटियोर लगा होगा, काफी जबरदस्त लगा होगा। अच्छा। जिसमें से मटेरियल टूट के जाके चांद बनी। जो पृथ्वी चांद से थोड़ी सी और बूढ़ी और ज्यादा पहले जन्म हुआ। अच्छा सर, क्या इन मटेरियल में, जो चांद पर मटेरियल है, इन मटेरियल में क्या फॉस्फेट भी है? क्योंकि मुझे याद है 2020 में चाइना ने एक मून मिशन भेजा। 2022 में जब चाइना के मून मिशन से कुछ मिट्टी आई, इस मिट्टी का अध्ययन किया गया और चाइना ने ये कहा कि भाई चांद पर तो फॉस्फेट है। फॉस्फेट होने का मतलब यह है कि चांद पर जा करके आप खेती कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। अभी नहीं, 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद में। क्या वाकई में ये संभव है? क्या चांद पर खेती किसानी भी होगी? चांद पे खैर आप जो चांद की मिट्टी है वो तो आयन की मिट्टी है, तो वो बहुत मुश्किल है वहाँ खेती करना। मगर इंसान ये सोच सकते हैं कि अगर आप कहीं इतना बड़ा डोम बना दे कि जिसके अंदर आप एटमॉस्फेयर कंट्रोल करके रखें और वहाँ आप थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से ले, थोड़ी मिट्टी यहाँ से ले, तो आप खेती कर सकते हैं। मगर वो अभी कुछ 100-200 साल आगे है, जैसे आपने कहा। अच्छा, ठीक है। मैम, डॉक्टर विनीता, एक और बात है, चांद पर हमारी तरफ से, भारत की तरफ से इंसान कब जाएगा? आज से 3 साल के बाद अमेरिका ने तैयारी कर ली है आर्टेमिस मून मिशन, आर्टेमिस 2, जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा। हम उस सिचुएशन तक कब पहुंचेंगे? इंडिया की भी लगभग तैयारी चालू ही चुकी है। हमने गगनयान का डेवलपमेंट भी कर लिया है। वो इमीडिएटली शायद मून पे नहीं, लेकिन स्पेस ऑर्बिटिंग ह्यूमंस को भेजने की डेफिनेटली इंडिया की तैयारी चालू हो चुकी है। तो शायद अगले अगर मून के बारे में हम सोचे तो अगले 7-8 साल तक शायद ये पॉसिबल भी हो सकता है कि इंडिया मून पे ह्यूमन मिशन। डॉक्टर अरुण, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, प्रोफेसर मयंक, एक और भी सवाल है। बार बार जितने मेरे कोलीग्स हैं ना, आप सभी को लेकर के बड़े एक्साइटेड हैं और आपसे एक सवाल किया जा रहा है कि वो मौका कब आएगा जब चांद की सतह पर हम भी सोचेंगे कि ज़मीन खरीद लें। भाई, धरती पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलते हैं चांद के वायुमंडल में। हालांकि चांद का जो वायुमंडल है अपने आप में एक सीक्रेट है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब चांद पर इंसानी बस्तियों की संभावना तलाशी जाएगी? आप और हम तो जमीन चांद पे लेने से रहे, क्योंकि वहाँ रहने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी वो इतनी इंटेंस होगी कि किसी एक इंसान के लिए वो मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आपको वहाँ, जैसे आपने कहा, मैंने तो ये सुना है कि हिंदुस्तानी करेंसी में अगर हम तब्दील करेंगे तो 1 लीटर पानी की जो कीमत है वो 15 से 20 लाख के आसपास की होगी अभी। बिल्कुल वही दिक्कत है ना। तो आप और हम तो खरीदने से रहे, मगर पूरा देश जो अपने रिसोर्सेज साथ में रखे, तो वहाँ माइनिंग के लिए फैक्ट्री वगैरह शुरू कर सकते हैं, वहाँ कुछ इंसानों को रख भी सकते हैं। मगर वो एक इंसान के खुद के बस की बात नहीं रहेगी, पूरे देश को अपने सब रिसोर्सेज लगा के करना पड़ेगा, और करेंगे जरूर, काफी जरूर। लेकिन डॉक्टर अरुण, हम सपना तो ये देखें कि जा करके हम प्लॉट, फ्लैट ले लें, लेकिन मैंने एक रिसर्च की, मुझे ये पता चला 1967 में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक आउटर स्पेस समझौता, जिस पर कई लोगों ने सिग्नेचर किए, जिसमें अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर दावा कर ही नहीं सकते आगे आने वाले दिनों में। अगर अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर कोई देश दावा नहीं कर सकता तो फिर भविष्य क्या? देखिए, आउटर स्पेस ट्रीटी ये हुआ था, इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव साइन, और उसका ये मैंडेट था कि ये कंट्री तय करेंगे, ठीक है, कोई भी कंट्री आउट ऑफ स्पेस में इंटर
टेरेस्ट्रियल लोकेशन पर कहीं पे भी अपना दावा ठोकेंगे नहीं कि ये हमारी जगह है। ओके सर, एंड हर कंट्री को मैं समझ गया, जो इन जगह शॉर्ट है, समझ गया मैं। जैसे मूल 1 या मिनट का माता- मुझे ब्रेक लेना है, मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन सवाल कहीं है। सवाल ये डिबूस्टिंग क्या होती है, सवाल ये आखिरी 15 मिनट टेरर वाले क्यों कहे जाते हैं, आखिरी 15 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है कि रशिया का लूना 25 भी फेल हो गया, आखिरी 15 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी सफल नहीं हो पाया। ये आखिरी 15 मिनट टेरर वाले क्या हैं, इन आखिरी 15 मिनट का चैलेंज क्या है, ये डिबूस्टिंग क्या होती है, क्यों ये कहा जाता है कि जो लैंडर है ये लैंडर 360 डिग्री मनूवरिंग करता है, इस लैंडर को पूरी तरह घुमा दिया जाता है, बहुत तेज़ स्पीड में पहले नीचे लेकर के आते हैं, इस स्पीड को धीमा किया जाता है, ये स्पीड धीमा करके उसके बाद लैंड करने का ये पूरा प्रोसेस क्या है, आसान शब्दों में आपके लिए। अभी की जो बिग ब्रेकिंग है वो ये कि दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका भारत को मिला है। 23 अगस्त को दिक्कत आई तो फिर इसरो ने तैयारी ये की है कि 27 तारीख को यानी लगभग 4 दिन के बाद में चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सूरज की रोशनी से चलेंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर है। प्रज्ञान रोवर लैंडर की लैंडिंग के बाद फिर बाहर निकलेगा और उसके बाद धरती पर सिग्नल भेजेगा। इसरो के पूर्व चीफ के.सिवन लाइव। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, I mean looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. I think it's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of, you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. And I'm going to be doing that with my boys as well. अब आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 लैंडर, इन दोनों का ही कांटेक्ट हो गया है। इसरो ने यह बात बताई है और 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है इन दोनों के बीच में। ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है मेरे दोस्त। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले बहुत बड़ी कामयाबी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। 2-वे कम्युनिकेशन में ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है मेरे दोस्त। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार ये तस्वीरें भी दिखाई जाएं। 2 तस्वीरें अलग अलग हैं। इसके बाद ये 2 तस्वीरें जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच में संपर्क हुआ। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। इसको यूं ही स्क्रीन पर आप रखें, ये तस्वीर ऐसे ही स्क्रीन पर रहेगी। और प्रोफेसर मयंक वाहिया मुझे ये बताएं, ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच में जो कांटेक्ट हुआ, 2-वे कम्युनिकेशन हुआ, ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है मेरे दोस्त। अंग्रेजी में कहूँ हेलो ब्रदर कहा गया है, इसके मायने क्या हैं? स्क्रीन पर ये तस्वीरें रखें। चंद्रयान 3 का कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर का वजन बचा के उन्होंने जो लैंडर है उसको स्ट्रेंथन किया हुआ है। तो अगर वो लैंडर को पृथ्वी से बात करनी है तो चंद्रयान 2 का वो जो सैटेलाइट यूज़ करेगा, उसका ऑर्बिटर यूज़ करके हमसे बातचीत करेगा। कुछ कैपेसिटी उसकी डायरेक्टली पृथ्वी से बात करने के लिए भी है, मगर अगर चंद्रयान 2 बीच में आता है तो उससे ज़्यादा सहूलत होगी, ज़्यादा मैसेजेस रखेंगे, ज़्यादा डेटा मिल सकेगा। तो जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो जो हमसे बातचीत करेगा वो चंद्रयान 2 के साथ करेगा। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान लैंडर की जो फ़ोन कनेक्शन हो गया, उसकी वजह से अब हमारी भी फ़ोन लाइन आसान हो गई। तो वो बहुत महत्व की चीज़ है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर विनीता, मुझे ये समझाएं कि आखिरी के 15 मिनट सबसे ज़्यादा टेरर वाले या डर वाले क्यों कहे जाते हैं? आखिरी 15 मिनट में ही मून मिशन क्यों फेल होता है? और अभी तक दुनिया भर में जितने मून मिशन रहे हैं 111 मून मिशन, और इनमें से ज़्यादातर फेल रहे। और 111 मून मिशन में से कितनों को आप सक्सेसफुल मानेंगी? और ये आखिरी 15 मिनट की कहानी क्या है? हमेशा ऐसे रहता है, अगर हम पृथ्वी पे भी देख ले तो हम ऊपर से अगर कोई भी चीज़ नीचे गिराते हैं तो उसके ऊपर अपनी ग्रेविटी तो एक्ट करती है, उसके अलावा ग्रेविटी को अपोज करने के लिए एयर ड्रैग भी एक्ट करता है टू सम एक्सटेंट, और उसकी स्पीड हम थोड़ी कम कर सकते हैं।
लेकिन चांद पे दिक्कत ये है कि चांद पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो ये एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल मिलता नहीं है। तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो मून की ग्रेविटी पृथ्वी से कम है, लेकिन ग्रेविटी तो है, वो तो एक्ट करेगी, तो वो नेचुरल ग्रेविटेशनल आप जितने भी गेस्ट हैं ना, आप जितने भी गेस्ट हैं, मैं सभी को पाकिस्तान लेकर के चलता हूँ। पाकिस्तान के यूट्यूबर का एक वीडियो है, पाकिस्तान में चंद्रयान को लेकर कैसे जय जय हिंदुस्तान कहा जा रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है हमें भी चंद्रयान ला करके दीजिए। पाकिस्तान के लोग अपने ही जो वैज्ञानिक हैं, अपने ही सियासतदानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को सैल्यूट करना चाहिए जिसने चंद्रयान को लेकर के इतनी कामयाबी हासिल की है। यूट्यूबर शुएब चौधरी लाइव। बात करें तो बहुत ही करीब आ चुका है लैंडिंग के, मून पे लैंडिंग के बहुत करीब आ चुका है और इसको लेकर लाखों करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। जो भी लोग टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, टेक्नोलॉजी की अहमियत को जानते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की पब्लिक चंद्रयान 2 की तरह फिर से मीम बनाने के लिए रेडी है या फिर इस बार दुआ कर रही है कि भाई इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है वो कामयाबी से लैंड हो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे और जो इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हैदर अली खान। पूरी दुनिया पे उसके ऊपर बात हो रही है कि जी वो नाकाम हो गए या क्रैश हो गया, क्या कहेंगे? हम लोग तो उसके करीब, क्या वो मिशन भी नहीं लॉन्च कर पाए? भाई देखें, सोमनाथ ने के मंदिर पे कितने हमले किए गए थे? ऐसे ही है। 17 हमले करने के बाद वो कामयाबी मिली थी। अब इंडिया ने अगर तीसरा उनका मिशन कामयाब हो गया या लूना अगर फेल हो गया तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे पटाखे चलाते हैं जनाब, उनका मिशन फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारा एक यहाँ पे इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस बारे में इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च डीपली इनटू इट कि आपने जो चीज़ बताई है लूना के बारे में। लेकिन मुझे करंटली आई हैव हर्ड अबाउट, जो मेरे सबसे बड़ी बिग न्यूज़ थी कि जो आबदोज जो अंदर पानी के क्रैश हो गई थी, जिसके अंदर हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन थे, उनके बेटा एंग्रो के आई थिंक मालिक थे या सीईओ थे। वो हमारे लिए वाकई एक ऐसा मिशन था उनका जो वो करना चाह रहे थे, और मतलब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि हमारे अफसोस वाली वाकया भी था, और उसने हमें थोड़ा सा मतलब दुनिया के लिए हमारा एक पैगाम पहुँचता अगर हम वो कर लेते कि यार हम लोग, हमारे लोग जो हैं वो इस तरह का काम भी कर रहे हैं। इसमें ये है कि जब कोई पाकिस्तान में कुछ इन्वेंट करता है, कोई थोड़ा बहुत भी अच्छी कारकर्दगी करता है तो उसको बाहर से वीज़ा आ जाता है, वो साथ ही बैठ चला जाता है, दूसरे नॉर्मल लोग रह जाते हैं। नहीं तो पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट की बात करें वो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें कि भाई नहीं आप बाहर ना जाओ, हम उससे ज़्यादा वसाइल दें तो फिर है ना, देते नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसे चलता रहा तो सारा एजुकेटेड जो यूथ है वो बाहर चली जाएगी, ब्रेन ड्रेन तेजी से बढ़ता जाएगा और हम यहाँ पे मतलब ये है कि खोल सा रह जाएगा पाकिस्तान। डॉक्टर अरुण, मुझे ये समझना है कि चांद के साउथ पोल पर -414 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। अगर इस तरह से माइनस में -414 का टेम्परेचर है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। 1958 से लेकर के 2023 तक भारत, अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इसराइल ने चांद पर कई तरह के मिशन भेजे हैं और कहते हैं कि चांद की सतह पर असली कठिनाइयाँ 4 हैं। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी और चौथा वर्टिकल लैंडिंग। और इसी वर्टिकल लैंडिंग में आखिरी जो 15 मिनट कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं मिनट्स ऑफ टेरर। इन 4 चुनौतियों के बारे में बताएं आप। मैं ये बता दूं, ये 15 मिनट का टेरर चंद्रयान 2 के लिए था, इस बार ये 17 मिनट 21 सेकंड का रखा गया है। ओके, अच्छा। 17 मिनट 21 सेकंड का एक प्रोग्रामिंग है जो 2 घंटे पहले मतलब 3:45 पर इसे लोड किया जाएगा यहाँ से बैंगलोर इसरो से, आईस्ट्रैक जो इनका ऑफिस है वहां से लोड किया जाएगा, एंड तब ये श्योर कर लिया जाएगा कि हाँ लैंडिंग कराने हम जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बाई 3:45 और सो, या उन्हें लगता है कि ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है तो 27 तारीख को जा सकता है, लेकिन 27 तारीख को जो पोस्टपोन किया जाएगा तब वो जगह या जो पोजीशन है वो करीब वहां से 400 किलोमीटर दूर रखा जाएगा, सो दैट एग्जैक्टली सेम टाइम उस जगह पर भी 4 दिन बाद भी फर्स्ट सनराइज की या फर्स्ट ल्यूनर डे का स्टार्ट हो। अभी जो 17 मिनट 21 सेकंड का जो प्रोग्राम अभी जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर जिसे लोड किया जाएगा, उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर लाया जाएगा
विक्रम लैंडर को। और इस समय जो लेग्स हैं वो हॉरिजॉन्टली रहेंगे, वो वर्टिकली नहीं रहेंगे। उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज आता है जिसमें 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर की दूरी तक विक्रम लैंडर आएगा। उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज आएगा, उसमें 6.8 किलोमीटर से लेके 800 मीटर तक की ऊंचाई तक आएगा। और उसके बाद 5 स्टेप्स हैं जिसमें दैट इज वेरी फाइन ब्रेकिंग फेज के बाद मैं समझ गया पोजीशन होल्डिंग के लिए। तो मैं समझ गया कि ये लास्ट के स्टेज जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। प्रोफेसर मयंक वाहिया, लेकिन एक बात ये बताएं, मैं बहुत आसान शब्दों में जानना चाहता हूँ, पृथ्वी की सतह पर लैंडिंग और चांद की सतह पर लैंडिंग दोनों में फ़र्क कितना ज़्यादा है? सवाल नंबर 1। लूना 25 फेल हो गया रशिया का, लेकिन चंद्रयान 3 अभी अपने ऑर्बिटर में जहां तक चला, चांद के ऑर्बिट में जहां तक भी वो रोटेट हुआ है या जितने भी वो चला है, 40 दिन का हमारा सफर अभी तक का एकदम एक्यूरेट रहा है। लूना 25 कहां पर फेल हुआ और पृथ्वी की सतह पर लैंडिंग से चांद की सतह पर लैंडिंग कितनी अलग है? तो पहले लूना का तो कह दूं कि लूना का जो रॉकेट जो लैंडिंग पेलोड को स्लो करने वाला था वो ज्यादा देर तक चला, इसलिए ज्यादा ही स्लो हो गया, इसलिए वो गिर के टूट गया। अब जब आप चांद पे उतरते हो तो जैसे विनीता ने कहा चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसकी वजह से आपको जो स्लो करने को मिलता है वो नहीं मिलता। तो आपको अपने रॉकेट से ही व्हीकल को स्लो करना है, क्योंकि चंद्र की सतह तो खींचेगी, ग्रेविटी खींचेगी, और अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया पत्थर की तरह तो वो जाके गिर के टूट जाएगा, जैसे चंद्रयान 2 को हुआ। तो उसको आपको बहुत संभल के धीरे धीरे उसको स्पीड कम करनी है ताकि वो जब उतरे तब हल्के से उतरे। दूसरा ये होता है कि चंद्र पे जैसे आप रॉकेट चालू करके धीमा करने की कोशिश करो, चंद्र की धूल ऊपर आती है, आपके सैटेलाइट, आपके जो लैंडर है उसको लगती है, और अगर आपके कैमरा को ब्लॉक हो गया तो कैमरा अगर ब्लॉक हो गया उस धूल से तो बहुत दिक्कत होती है। तीसरी चीज ये है कि जब पृथ्वी पे आप उतरते हो तो बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। आप पैराशूट इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी जैसे ग्लाइड करके उतर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं पृथ्वी पे उतरने के। चांद पे ये कुछ नहीं है, चांद पे ग्रेविटी है जो जोर से खींचती है, आपको अपने आप को संभलना है, आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने आप को स्लो करके हल्के से जमीन पे उतरना है। आप बहुत स्लो हो गए तो आप उतर नहीं पाओगे, बहुत फास्ट हो गए तो आप टूट जाओगे। अच्छा, मैं समझ गया। 2 चीज़ें और हैं डॉक्टर विनीता, ये तो एक लैंडिंग की बात हो गई, पृथ्वी की सतह, चांद की सतह, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, वो लैंडर अगर रोवर को ठीक से लैंड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ऐसे में पहली बड़ी चीज़ ये होगी कि इसके ज़रिए, चंद्रयान 3 के ज़रिए हमें सिग्नल क्या मिलते हैं। अब सिग्नल के मामले में आ जाता है वक्त। मेरी जानकारी में पृथ्वी से चंद्रमा तक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है, और उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में फिर से लगभग 1.25 सेकंड का वक्त लगता है। पूरे प्रोसेस में 2.5 सेकंड। लैंडर को सिग्नल अगर लेट पहुंचेगा तो फिर हम लैंडर को कंट्रोल कैसे करेंगे? आखिरी वक्त पर हमें कंट्रोल भी तो करना है ना। ये जो भी मिशन है वो यहाँ से हम जितना कंट्रोल करते हैं उतना ही कंट्रोल पूरा प्रोग्राम पीरियड रहता है। तो ऐसे नहीं है कि हम हर मिनट सेकंड हम पूरा अर्थ से कंट्रोल कर रहे हैं। वो पूरा प्रोग्राम रहता है कि इसके बाद क्या होगा, जो भी स्टेप्स रहते हैं वो पूरा प्रोग्राम रहता है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तब उसको अलग से अर्थ बेस्ड कंट्रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन उतरने का ये पूरा प्रोसेस है। जैसे कि अभी अरुण सर ने बोला था कि वो प्रोग्राम जो है, लैंडिंग प्रोग्राम है, वो 2-2.5 घंटे उसमें पूरा फीडिंग किया जाएगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो पूरा लैंडिंग खुद से ही लैंडर करेगा। 5 बड़ी चीज़ अब ये बताएं डॉक्टर अरुण, 5 बड़ी चीज़ बताएं, चंद्रयान 3 भारत को क्या देगा? चंद्रयान 3 एक फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 1 बहुत सक्सेसफुल, जिसमें मून लैंडिंग प्रोब था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है, ठीक है, लैंडिंग सही नहीं हुआ था। अभी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल लैंडिंग कराना विक्रम लैंडर का, उसके बाद रॉबर का बाहर निकलना, और फिर रॉबर के द्वारा और लैंडर के द्वारा कुछ इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करना। सर मुझे आपको फिर से रुकना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान से वीडियोस खूब आ रहे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है जय जय हिंदुस्तान, जय जय चंद्रयान। एक और वीडियो लाइव। चेयरमैन की चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने ये बोला है कि विक्रम के अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 3 मून पर लैंड जरूर करेगा। इवन एग्जैक्ट डेट
टाइम भी बता दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी कामयाबी पर अब क्या रिएक्शन है। जैसे चंद्रयान 2 पर हमने रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने मीम्स बनाए, इवन हमारे मिनिस्टर्स ने भी उसके ऊपर अजीब किस्म के रिएक्शन दिए। अब इस कामयाबी पर पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन देते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दिलशाद। क्या करते हैं भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एजुकेशन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है। अगर बात करें मिशन मून की, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर, इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। चंद्रयान को लेकर देश उम्मीद बांधे बैठा है। जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग, ES पद्म कुमार, निदेशक हैं IISU के, डॉक्टर की राजीव, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, प्रमोद ग्रोवर, देश के जाने माने वैज्ञानिक, और नीलेश M देसाई, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इन सभी का क्या कहना है, सुनिए। पोलरीमीट्री के तहत पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारियां लेगा, और जब विक्रम बाहर निकलेगा और धरती पर चलना शुरू होगा तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। तो ये अब तीनों अपना अपना काम करेंगे, और यहाँ पर जब उसकी कलेक्शन होगी तो तीनों इनपुट्स जुड़ करके सामूहिक तौर पर हमें बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष देने वाले हैं। So that will start on Wednesday around 5:47 minutes or so, as per our plan. And the lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. Because now we will go for the power descent, and then navigation, and then again slow descent up to the surface. So that is a very crucial phase. That's the most crucial phase. But the real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. अभी जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है, मतलब उस हिसाब से इंडिया, चाइना और US और सोवियत यूनियन पहले वाला, उसके बाद इंडिया शायद चौथा देश हो जाएगा। तो हम लोग रैली में बहुत उत्साहित हैं और आशा है कि जो लैंडिंग है वो अच्छे से होगी। डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहाँ पे घूम रहा है, वो उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे, और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहाँ की सतह को ठीक से देखे। तो चंद्रयान कई तरह से लैंडमार्क हो चुका है। चांद से गहरा नाता, भारत ही भाग्य विधाता, सुनने कहने में बहुत अच्छा लगता है ना। प्रोफेसर मयंक, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। चंद्रयान 3 को लेकर आसान शब्दों में कवरेज, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये देश के लिए नया माइलस्टोन है, ये देश का इतिहास बदलने जा रहा है।